हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुनीत वे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2 प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपको बताना चाहूँगा कि एक लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, हम किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे लिखते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं, जिसके 4 टाइप्स हैं। वन बाय वन हम इस वीडियो में आपको सारे कवर कराएंगे। तो मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उनका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, उनकी डिग्री होनी चाहिए 1, तो हम उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और उनका डेरिवेटिव होता है, उनका कभी भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो हम उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो एक बार डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन said to be linear if every dependent variable and every derivative present in only first degree or product of dependent variable and derivative not present। समझ आ गया? तो आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड कराता हूँ जिसके मदद से आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। हेयर जेड डेरिवेटिव ऑफ जेड डेल एक्स, मतलब जेड जो है यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डेरिवेटिव ऑफ जेड है विद रिस्पेक्ट टू एक, तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है जेड का, तो ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल ये रहा, जिसमें जो y है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर कहीं भी इस एग्जांपल में हमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट साथ में नहीं दिख रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है जिसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है। और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जो लीनियर इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती हैं, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और उनके जो डेरिवेटिव होते हैं उनकी डिग्री 1 से अधिक होती हैं, उन्हें हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। इन देयर आर 2 एग्जाम्पल आर प्रोवाइडेड इन दिस लेक्चर। फर्स्ट इज del derivative of y with respect to x third times plus derivative of y with respect to x square plus dy upon dx plus y. In this equation, the highest derivative of y is 3 and the degree of this is differential equation is 2। तो हम इस इक्वेशन को कह सकते हैं कि ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल प्रोवाइड किया है, आप इससे भी समझ सकते हैं कि जिनकी डिग्री 1 से अधिक होती है हम उसे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इसे हम कैसे लिखते हैं और क्या होता है। तो मैंने भी आपको बताया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और उनका डेरिवेटिव होता है, उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए और इनका प्रोडक्ट एक साथ नहीं होना चाहिए, जिसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जनरल फॉर्म प्रोवाइड की है किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने की, जो यहाँ पर जो a0, a1 और a2 और an है, ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं और की हुई वे फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में करेंगे, जिससे हमें इजीली होगी किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो मैं इन ऑपरेटर्स को अपनी इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में से मैं y को कॉमन ले लिया तो मुझे ये इक्वेशन मिली, जिस इक्वेशन को इस फॉर्म को हम कहते हैं सिम्बॉलिक फॉर्म। ठीक है, अब इस सिम्बॉलिक फॉर्म से मुझे अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होती है। तो मैं जितने भी जो y के कोफिशिएंट हैं, अगर मैं इनको 0 के बराबर पुट कर देता हूँ तो मुझे अब मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड हो जाती है। ठीक है, जिसके मैं बाद में फैक्टर कर सकता हूँ अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड हो गई
अब मैं किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 पार्ट्स में सॉल्व करता हूँ, जिसे हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसे हम CF भी कहते हैं, और सेकंड पार्ट इज़ PI, जिसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो होते हैं जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, और इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट को कंटेन नहीं करता है, और इसे हम राइट हैंड साइड मतलब RHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो लिखने का कंप्लीट सॉल्यूशन जो लिखने का तरीका होता है वो होता है y = CF + PI। तो अब मैं बताऊंगा कि आप CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे कैसे फाइंड करते हैं, उसके स्टेप्स कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब CF। तो फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन दी फॉर्म ऑफ सिम्बॉलिक फॉर्म, मतलब जो भी मैंने अभी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर बनाए उनका यूज़ करके उसे पहले सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। देन सेकेंड स्टेप, जो इक्वेशन सिम्बॉलिक फॉर्म में आई उसको पहले फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना, देन उसके रूट फाइंड करना, ठीक है। और फोर्थ स्टेप फाइंड CF यूजिंग टेबल, मतलब इसके 4 केसेज हैं, तो मैं 1 बाय 1 आपको बताता जाऊंगा कि जो CF होते हैं वो कैसे उनको लिखते हैं अपनी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो मैं फर्स्ट केस लेता हूँ, ठीक है। व्हेन वी गेट 2 और मोर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स M1 एंड M2, ठीक है। मतलब जब हमें 2 या 2 से अधिक रियल और अलग अलग रूट्स मिलते हैं तो हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, CF = C1 e⁻m1x + C2 e⁻m2x। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्वेश्चन की मदद से हम कैसे अपने केस 1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल प्रोवाइड कराया है, इसमें जो डेरिवेटिव ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम -8 डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x + 15y = 0। तो हमें यहाँ पे PI निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हम PI कहाँ से निकालते थे, राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये ऑलरेडी 0 है, तो हमें PI निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें ओनली CF फाइंड करना है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर बनाए थे, इनकी वजह से जैसे इस वैल्यू की जगह मैं d² पुट कर सकता हूँ, और जो ये वैल्यू है इसकी जगह मैं d पुट कर सकता हूँ, तो मुझे ये इक्वेशन मिली। अब मैं इस इक्वेशन में से y कॉमन ले लूँगा, तो मुझे मिलेगा del² -8d + 15y = 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है, सेकंड स्टेप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी y के कोफिशिएंट होते हैं उसको किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं, और जो d की वैल्यू होती है उसको क्या रख देते हैं हम m, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन m² -8m + 15 = 0। अब हम इस इक्वेशन के इजीली फैक्टर निकाल सकते हैं, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, m² 5m - 3m + 15 = 0। तो m कॉमन लिया मैंने इसमें से, m - 5 - 3 कॉमन लिया, तो m - 5 = 0। तो इसके फैक्टर क्या क्या हुए, m = 5 और m = 3, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिल गए एक इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब इसे मैं लिख कैसे सकता हूँ, तो CF = C1 e m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x + C2 e m2 की जगह लिख सकता हूँ 3x। अगर मुझे 3 मिलते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो मैं एक और ऐड करता है प्लस C3 e⁻m की जो वैल्यू होती है फाइंड जो फैक्टर आया होता है उसकी वैल्यू x, ठीक है। तो ये मुझे CF मिल गया। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y = CF + PI। तो PI हमारा ऑलरेडी 0 है, तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो y = हम लिख सकते हैं C1 e⁻5x + C2 e⁻3x। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का केस नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें हमें सेम और इक्वल एंड रियल रूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो हम उसको किस फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, CF में C1 + C2x e⁻mx। अगर हमें ये सिर्फ हमारे 2 रियल्स और सेम रूट्स के लिए, अगर मुझे 3 मिलते तो मैं लिखता C1
प्लस C2x प्लस C3 की पावर x² ई की पावर mx, ये 4th 3 के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस केस को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो हमें अपने इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करके इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर वाई माइनस 6 डेल वाई प्लस 9 वाई इक्वल टू 0। तो ये मुझे मेरी इक्वेशन मिल गई। अब इसमें से इस इक्वेशन में से मैं y को कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे मिलता है डेल स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे पता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना होता है। जो y के की जो भी कॉरस्पॉन्डिंग होती है उसको मैं 0 के पुट कर दूंगा, तो मुझे अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी। और d की जगह मुझे m पुट कर देना है, तो मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के मैं फैक्टर निकालूंगा। चाहे तो आप इसका वो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो हम इसका फैक्टर निकालते हैं। m स्क्वायर 3m माइनस 3m प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो m कॉमन ले लिया, m माइनस 3 माइनस 3 कॉमन ले लिया इधर से मैंने, 3 कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या बचा m माइनस 3। तो मेरे फैक्टर क्या आ गए m माइनस 3 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास दो फैक्टर आ गए, m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास कैसे फैक्टर आए, दो सेम और इक्वल रियल फैक्टर आए। तो अब इसको मैं CF में कैसे लिख सकता हूँ, CF इक्वल टू, तो अब मैं इसको CF में ऐसे लिख सकता हूँ, CF इक्वल टू C1 प्लस C2 x ई की पावर m की जगह मुझे क्या लिखना होगा 3, क्योंकि मेरे दो रियल और इक्वल रियल फैक्टर आए, रूट्स आए हैं, तो 3x, ये मेरी CF हो गई। और PI हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमारा राइट हैंड साइड है वो पहले से ही 0 दिया हुआ है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, तो y इक्वल टू C1 प्लस C2x ई की पावर 3x। तो ये मेरा हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का केस नंबर 3 को आपको सॉल्व करके बताऊंगा, इसके कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं इन केस 3। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन केस 3 में तब हम यूज़ करते हैं जब हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं CF C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स ई की पावर अल्फ़ा एक्स। ठीक है, ये अल्फ़ा है। तब हमें इसके फॉर्म में हमें जो हमारे जो इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के बाद हमें m इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा b के फॉर्म में अगर कोई रूट्स मिलते हैं तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन की मदद से इसको और ही अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये हमें पहले से ही अपने फॉर्म में दी हुई है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन d की जगह हमें m पुट कर लेना होता है, तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं। आपको क्लास 10th क्लास 12th में ही पता होगा कि इसके हम फैक्टर कर सकते हैं तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो ये हमारी a की वैल्यू हो जाती है BC, तो -1 प्लस माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 1 है का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई a, तो a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, देन d इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 4 2। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि मैं अंडर रूट -1 को क्या लिख सकता हूँ, आयोटा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ d इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस का बाई 2 लिख सकता हूँ इसको।
तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे मेरे पास, d इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस 3i/2। ठीक है, ये मेरे पास इसके फैक्टर मिल गए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, तो अब इसको मैं रूट्स के फॉर्म में लिख देता हूँ। रूट्स m1 मेरे पास क्या आया, -1/2 प्लस 3i/2। ठीक है, और जो m2 आया वो आया -1/2 माइनस 3i/2। अब मुझे इसको सी एफ की फॉर्म में लिख देना है, क्योंकि पी आई मेरा ऑलरेडी 0 है। तो सी एफ कैसे लिखते हैं इसमें, सी एफ इक्वल टू, तो ये किसके फॉर्म में मिला हुआ है, अल्फ़ा इक्वल टू आई बीटा। जब हमें दो पेयर सेम में मिले तो हम कैसे लिखते हैं, C1 कॉस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/2, तो √3/2। ठीक है, √3/2 x प्लस C2 साइन √3/2 x, और e की पावर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -1/2 x। तो ये मेरा सी एफ हो गया। ठीक है, पी आई हमारा क्या है, ऑलरेडी 0 है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का केस 4 समझाने जा रहा हूँ, जिसमें हमें इरेशनल रूट्स मिलते हैं। मतलब हमें कोई भी, ये भी केस 3 की तरह सिमिलर है, बट इसमें हमें कॉम्प्लेक्स रूट नहीं मिलते हैं, हमें कैसे रूट्स मिलते हैं, इरेशनल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो आपको इजीली समझ आएगा। तो और हम इसको सी एफ की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, C1 कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स मल्टीप्लाई बाई ई की पावर अल्फ़ा एक्स। तो हम कॉम्प्लेक्स वाले में क्या करते थे, C1 कॉस एक्स, वहाँ पे कॉस एक्स था, यहाँ पे कॉस हाइपर बोला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की मदद से हम केस नंबर 4 को समझेंगे। तो फर्स्ट इस इक्वेशन को मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो मैं अपने ऑपरेटर्स का, इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करके पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर y माइनस 4dy प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ पे पी आई ऑलरेडी 0 है, तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें y कॉमन ले लेता हूँ मैं, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होता है। तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, y के जो भी कॉरस्पॉन्डेंट वैल्यू होती है, वेरिएबल होते हैं, उसको मैं 0 के बराबर पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू, और जो d की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, m। ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो m इक्वल टू माइनस b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा, -4, a क्या है 1 और c क्या है 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई a, तो a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, 16 में से 4 गए तो कितने बचे, 12 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब मैं √12 को क्या लिख सकता हूँ, 2√3 लिख सकता हूँ, √12 को 2√3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे क्या क्या रूट्स मिल जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2√3, तो ये मुझे 2 रूट मिल गए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 2 रूट्स मिल गए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस √3 एंड m इक्वल टू माइनस √2। ठीक है, अब मुझे इसको सी एफ के इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सी एफ इक्वल टू C1 कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ बीटा की वैल्यू क्या है, √3x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक, बीटा की वैल्यू क्या है 3x मल्टीप्लाई बाई ई अल्फ़ा एक्स, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x। ठीक है, तो ये मेरा सी एफ हो गया। और पी आई हमारा क्या है,
0। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। वाई तो पी आई तो हमारा 0 है, तो सी एफ को ही लिख देते हैं C1 कॉस हाइपरबोलिक √3x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक √3x मल्टीप्लाई बाई e⁻²x। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के केसेस हैं मैं उनके अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप सारे केसेस को अलग अलग क्वेश्चन से सॉल्व कर पाएंगे और इजीली समझ पाएंगे।